नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज भी एक दायरे में ही कामकाज कर रहे हैं। थोड़ा इवेंट की वजह से बिकवाली आई, फिर एक कमबैक हुआ, फिर वापस बिकवाली आई, फिर कमबैक हुआ और इस वोलेटिलिटी के बीच में एक रेंज के अंदर इंडेक्स कामकाज करता हुआ 70-71 अंकों की गिरावट सो फार निफ्टी में देखने को मिल रही है। 24,225 24,226 का लेवल निफ्टी में बना हुआ है। लाइकवाइज निफ्टी बैंक जो कि आज स्लाइटली आउट परफॉर्म कर रहा है, 150 अंकों की तेजी है वहां पर और डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ। एचडीएफसी बैंक की कंट्रीब्यूटर है तो उसकी भी वजह से आप कह सकते हैं 50, 260, 270 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। मिड कैप आज खरीदारी में है, 1/4% के आसपास की बढ़त यहां पर है। एंड लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में ही है, वहां पर भी 1/4% के आसपास का उछाल है। 18,436, 437 का जोन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स फ्रंट पर आज भले ही थोड़ी सी बिकवाली, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स में खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। ब्रॉडर मार्केट्स में 1351 शेयर तेजी में, 1000 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। एडवांसेस कंपैरेटिवली बेटर साइड पे पोजीशन है। सेक्टोरली आज बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से आपको प्राइवेट बैंक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखाई पड़ेगा। पीएसयू बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है, सीपीएससी 1% नीचे है, एफएमसीजी 0.5%, मेटल 1% कल की तेजी के बाद बिकवाली, आईटी इंडेक्स 1% नीचे, ऑटो इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, कैपिटल गुड्स करीब 1/4% नीचे एंड ऑयल एंड गैस करीब 1% नीचे कल की तेजी के बाद बिकवाली। रियल्टी फ्लैट और फार्मा 0.5% के आसपास की बढ़त में कामकाज कर रहा है। हेवी वेट फार्मा जो है वो आज यहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की कंट्रीब्यूटर 37 अंकों कंट्रीब्यूशन यहां से, भारतीय एयरटेल 12 अंकों कंट्रीब्यूशन, टाटा मोटर्स 8 अंकों कंट्रीब्यूशन और आईटीसी 5 अंकों कंट्रीब्यूशन यहां से। बिकवाली में इन्फोसिस 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, रिलायंस 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली, एलएनटी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का करीब 20 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टाटा मोटर्स पे बाय कॉल भी आई है कई सारी ब्रोकर्स से, उसका भी एक इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेफरीज इनफैक्ट 1330 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बाय कॉल आते हुए दिखाई पड़ी है। अब बातचीत आज हम करेंगे प्रशांत सावंत जी से, हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। प्रशांत जी की इंडिविजुअल कॉल से बातचीत होगी, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर 24,300, 24,400 और 24,500 के आसपास आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। स्पेशली 24,300, 24,200 इनको आप ध्यान रखिए कि इसी रेंज को ही बाजार अभी प्ले कर रहा है। हायर रेंज 24,400, लोअर रेंज 24,000, 24,100 के आसपास जो कि मेजरली मार्केट प्ले कर रही है। 24,100, 24,000 के जोन्स पे नीचे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। निफ्टी बैंक क्योंकि आज आउट परफॉर्म कर रहा है तो 50,000 के ऊपर 50,300, 50,500, 51,000 के जोन्स में आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 50,200, 50,100 और नीचे 50,100 ही है दो जगह, लेकिन 50,100, 50,000 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए सो फार दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन आप कह लीजिए बियरिश है, लेकिन बियरिश बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है क्योंकि कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी है, एफएनओ में थोड़ी सी बिकवाली है। लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग में आज आपको नाम दिखाई पड़ेंगे बहुत सारे फार्मा के, जहां पे खरीदारी है, प्लस स्टॉक स्पेसिफिक है। ट्रेंड नंबर से पहले 3% ऊपर, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम चल रहा है तो आज ये भी तेजी में है। एल्केम लैब, लुपिन दोनों फार्मा की कंपनी जो खरीदारी में है। जीएमआर एयरपोर्ट 2% ऊपर, इंडिया मार्ट करीब 3% की शॉर्ट कवरिंग में। करोमंडल कल नंबर्स के बाद 2% के आसपास, परसों रादर नंबर कल नंबर के बाद चला है थोड़ा बहुत। भारतीय एयरटेल दूसरा टेलीकॉम स्टॉक जहां पे खरीदारी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लगातार बिकवाली के बाद कमबैक और पीएफसी लोअर लेवल से एक अच्छे पुल बैक के साथ 1.5% ऊपर। बिकवाली में मेटल में नाल्को प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, पिरामल 3% नीचे, श्री सीमेंट नंबर्स के बाद प्रेशर प्रिवेल कर रहा है 3% नीचे, जेके सीमेंट 3% नीचे, सेल 2.5% नीचे, टीवीएस मोटर्स, एशियन पेंट्स, एस्ट्रल, हिंडाल्को और टाटा पावर कुछ ऐसे नाम जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। टाटा पावर में कंसेक्यूटिव सेकंड है जबकि बिकवाली देखने को मिल रही है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं हम प्रशांत जी से। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार वैसे आज रेंज बाउंड है लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, आप कैसे रीड कर रहे हो? तो सुमित जी, मुझे लग रहा है कि गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स को देखूं तो हम ऑलमोस्ट 24,250, 24,260 इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं। आज का जो लो बना है वो है 24,100, करीबन 40-50 के आसपास। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी में एक पोजिशनल लॉन्ग अप्रोच रखना चाहिए। यहाँ से 24,250 पे ट्रेड कर रहे हैं आप, 24,100 के नीचे 24,080, 24,075 इस जोन में स्टॉप लॉस रखिए, पोजिशनल अप्रोच रखिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपके जो टारगेट होने चाहिए, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे जो ऑलमोस्ट कल का हाई 24,400 के आसपास है, बट ये अगर टेक ऑफ हो जाए तो आप कंफर्टेबली 24,500, 550 तक जा सकते। तो ट्रेडिंग अप्रोच कैसे रखें कि आप यहां से लॉन्ग जाने के बाद एक बार 24,340-50 के जोन में आ जाए तो आपका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे लाके रखिए और पोजीशन को होल्ड कीजिए। अगर रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है तो शायद आप कॉस्ट पे निकलेंगे, बट अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो आपको रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल सकता है। तो निफ्टी में डेफिनेटली मेरी लॉन्ग जाने की राय होगी
बैंक निफ्टी में थोड़ा मैं वेट करूंगा। अगर हम करंटली देखें तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का स्पॉट है ऑलमोस्ट 50,250, 50,300 इस जोन में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अहम बात होगी हम 50,500 के ऊपर क्रॉस कर जाए तब मोमेंटम आएगा। तो तभी आप देख सकते हो लॉन्ग एंट्री के लिए स्टॉप लॉस 50,000 का होना चाहिए, 1% रिस्क, और वहां से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 51,400, 51,500। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर आप व्यू सुन रहे थे प्रशांत सर का, खास तौर से निफ्टी जो कि जिसके ड्राइवर में सो फार निफ्टी बैंक है भले, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स भी परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे प्रशांत सर से मैं और उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करूंगा, लेकिन एक अहम खबर भी आ रही है, जरा पहले उस पर बात कर लेते हैं। वो है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, जहां पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस शायद जल्दी सस्ता हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटकर 5% किया जा सकता है। इस पर रेट रैशनलाइजेशन कमेटी की 22 अगस्त को बैठक होने वाली है, और इस पर और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी मौजूद भी हैं। तो आलोक, मच अवेटेड भी है और बड़ा रिलीफ भी होगा आमतौर पर आम आदमी के लिए, क्योंकि इस पर बहुत दिनों से पॉलिटिकल डिबेट भी चली रही थी। अदरवाइज क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने वित्त मंत्री को कल लोकसभा में सुनाई था, कितना बड़ा मुद्दा बन गया था ये। लेकिन जो हमें सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो 22 अगस्त को रेट रैशनलाइजेशन कमेटी की बैठक होनी है और उसी में इस मुद्दे को भेजा गया है, क्योंकि अभी तक पिछली बार जब 3 बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। सभी राज्यों ने लगभग इसका विरोध किया था कि इस पर से जीएसटी नहीं हटाया जाए, लिहाजा उस समय कोई फैसला नहीं हो सकता। लेकिन जब अब चर्चा शुरू हुई है तो हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से जो ये प्रपोजल जो तमाम है उसको रेट रैशनलाइजेशन कमेटी में भेजा गया है, और रेट रैशनलाइजेशन कमेटी में 6 राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद हैं, और वो सभी पहले एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, और जहां ज्यादातर संभव है कि 5% दर को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। 5% एक बार वहां सहमति बन जाती है, उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लेना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि मोटा मोटी जब एक बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक होती है उसमें अगर सहमति बन जाती है तो जीएसटी काउंसिल में ज्यादा उस पर कोई विवाद नहीं होता। लिहाजा सरकार की यही कोशिश है कि एक बार जीओएम जो कि रेट रैशनलाइजेशन कमेटी है, बिहार के जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी अध्यक्षता वाली, उसमें एक बार इस पर सहमति बन जाए, और उसके बाद इसको लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक जो इसी महीने के आखिर में होने की संभावना है, उसमें इस मुद्दे पर पूरा फैसला ले लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों प्रोडक्ट हैं, इस पर 18% की जीएसटी अभी लगती है, और लगातार मांग की जा रही थी कि इसको कम किया जाए, और जो हमें अब सूत्र बता रहे हैं कि 5% जीएसटी को लेकर इस पर चर्चा चल रही है। मैं बता दूं कि इस पर रेवेन्यू ठीक ठाक मिलता है सरकार को, करीब 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सालाना मिलता है, पिछले साल मिला है, और 3 सालों में 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिला है। लिहाजा ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इसको लेकर कोई भी राज्य जो है वो फिलहाल एक तरह से अपनी सहमति नहीं देना चाहता, इस पर जीएसटी कटौती नहीं करना चाहता। लेकिन अब सरकार एक तरह से फिर से दोबारा कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है उसमें इसमें सहमति बनाई जाए, और सहमति बना के फाइनल डिसीजन जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाए, ताकि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट सस्ते हो सकें। तो बहुत हद तक इसके ऊपर कामकाज शुरू भी हो चुका है, और बहुत हद तक इसमें कुछ फैसले अगर आते हैं तो एक बड़े रिलीफ के तौर पे देखा भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। इस बीच एमपीसी के आउटकम के बाद आरबीआई गवर्नर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। Last 1 week expectations are what was, the Fed's rate cut would be 1 in September for 2024. Now the market is factoring in 125 basis points. While we completely understand that, you will set policy as per domestic economy, regardless if the economy abroad is so weak, it will tell on global growth. So if you can give an idea whether you see any downward bias to our growth and inflation, if things were indeed to turn out to be that the Fed has to do 5 cuts, if there is that kind of a slowdown. As well, a request, why don't you give us now nominal forecasts also? Because that is becoming as important. No, that's a separate issue. Now, I would guess that there would be a few other questions also on this topic, because it is so fresh in everybody's mind. So we were expecting actually quite a few questions on this issue. So is there anyone else who wants to ask a question on this particular area or a related area, so that we can take it all together? No, I think same questions. Okay. Now, you see, there were some developments we were referring to the United States economy,
Now, actually, if you see, I would like to say two things. Number one is that the unemployment data which came from the United States just last week, that has created some, that has led to this kind of speculations. But if you look at overall economic growth in the US, I think it's doing quite well. The second quarter growth numbers in the United States were higher than the first quarter, and it was about 2.8. It was 2.8%. And then the second point is that this is a kind of a, this is just, so far as unemployment is concerned, it's a 1 month's data. Now, based on a 1 month data, you cannot assume that, you cannot rush to a conclusion about possibility of slowdown or possibility of a recession in, in a large and the largest economy in the world. So you have to see, you have to wait and see the incoming data. In any case, I think some narrative coming out from several members of the Fed, they have also said the same thing, that we need to watch. So therefore, I think it would be sort of, I would say at this point of time, it would be premature to talk about a recession in the United States, but I'm not holding a brief for the US, and all that I would like to say from the perspective, from the point of view of the Reserve Bank, is that we will be watchful of all incoming data from domestic as well as, in this case, from external sources, and we will deal with all emerging situations. Further, let me also add, and it is there in my statement as well as in the points which I read out just now, today India has improved its resilience vis-a-vis external shocks quite a bit. I think India is far more resilient than what it was earlier. So we will have to wait for the incoming data and deal with the situation. International agencies like, all international agencies like the IMF, the OECD, the WTO, they have all projected world trade to rise this year, to grow this year at about 3% or so against very low growths last year. So this projection was just made very recently, and that would obviously support the overall external demand situation. So I'll stop here. Thank you, sir. May I तो आप आरबीआई गवर्नर को सुन रहे थे, खास तौर से जो रिसेंटली अमेरिकन डेवलपमेंट हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स के बाद, और उसके बाद जो मार्केट्स ने रिएक्ट किया था उसके हिसाब से वो अपने बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आज के एमपीसी के आउटकम के अंदर कोई खास बदलाव नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसका एक इम्पैक्ट भी मार्केट्स ने उसी तरह दिया, इसलिए रेंज बाउंड ट्रेड वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रशांत सर मौजूद रहेंगे, उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, और उनके इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी बातचीत करनी है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स हरे निशान में वापस लौटे हैं। निफ्टी करीब 20 अंक ऊपर आ चुका है। हालांकि सेंसेक्स अभी भी लाल निशान में ही है, लेकिन निफ्टी के अंदर एक बढ़िया कमबैक एकाएक आता हुआ दिखाई पड़ा, और वो सेंसेक्स भी इनफैक्ट हरे निशान में आ गया अब। और निफ्टी बैंक जो कि ऑलरेडी तेजी में था ही, वो 275 अंक ऊपर आ चुका है, डे हाई के आसपास। एक स्पाइक एकाएक मार्केट्स के अंदर देखने को मिला है, और बेटर नंबर आए हैं मार्केट्स के अंदर। और जो एडवांस डिक्लाइन उसमें एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा और बढ़ा है, टाटा मोटर्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा और बढ़ा है, और आईटीसी का कंट्रीब्यूशन भी और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। प्रशांत सर, थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन आपकी तरफ से जो कॉल्स हैं वो कौन सी हैं? सुमित जी, सबसे पहले क्विक अपडेट दूंगा। शो की शुरुआत में निफ्टी पे बाय जो मैंने दिया था फ्यूचर्स पे, मुझे लग रहा है दर्शकों को उसमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हार्डली कुछ टाइम में मिले होंगे, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट हो ही चुके हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा यहाँ हुआ होगा इन हार्डली एनी टाइम, कंसिडरिंग द मार्केट जिस तरीके से 2-3 दिनों से चल रहा है। मुझे लग रहा है 70-80 पॉइंट काफी अच्छी मूव मिल चुकी है। जहां तक आज के कॉल्स की बात, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉल होगा एबीबी। ये एक अच्छे बेस से बाउंस हो रहा है, इसके हायर टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 7850 स्पॉट 7850। मेरा टारगेट होगा 8450 से लेके 8500, 8450 8500। नेक्स्ट पिक में देख रहा हूँ नवीन फ्लोरो में, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 3590 3590, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3700 से लेके 3720 3720। और लास्ट पिक ऑटो सेक्टर से होगा एमएनएम, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2655 2655, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 2765 से लेके 2770 2770। जी,
तो 3 नाम जिसमें एक ABB नंबर से ठीक पहले यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 8400 8500 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। M&M ये एक और नाम है जिसको प्रशांत सर मान रहे हैं कि यहाँ से आप तेज़ी के लिए खेल सकते हैं, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं और शायद एक बढ़िया अपसाइड इसमें भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ABB, M&M और साथ साथ नवीन फ्लोरिन, ये 3 नाम जहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 3720 के टारगेट्स के लिए 3570 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। आगे प्रशांत सर से बातचीत करूंगा। एक और ब्रेक का वक्त हो गया, सस्ते ऑप्शन में प्रशांत सर से तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन जाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। पहला अपडेट तो राजेश सर ने कल 2 कॉल्स दी थी, जिसमें बलरामपुर चीनी उन्होंने एक कॉल दी थी जिसके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े। करीब करीब 490 कॉल थी, 24 से 26 रुपये का टारगेट था जो ये अचीव हुए इंट्राडे हाइज में, 13 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस था। और दूसरा कैश मार्केट में उन्होंने एल्केम लैब यहाँ पर खरीदारी करके चलने, मतलब F&O में ही एल्केम लैब में खरीदारी करके चलने की राय दी थी और एल्केम लैब ने भी अपने नए ऑल टाइम हाइज हिट कर दिए और वो भी अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करता दिखाई पड़ रहा है। 5580 5650 टारगेट थे, स्क्रीन पर आपके दाम है 5713 रुपये, तो यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े। अब एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले हाइब्रिड गाड़ियों को कोई फ्यूचर नहीं है। टाटा मोटर्स के MD शैलेश चंद्रा ने CNBC आवाज़ की खास बातचीत में कहा कि नेट जीरो कार्बन के लिए EV पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक की दिशा में देश को और पूरे संसार को ले जाना है, नहीं तो हमारी पृथ्वी जो है वो रिस्क पर है। तो उसमें जो है उसकी इकोसिस्टम को हमें डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए सिंगल फोकस अगर गवर्नमेंट का, सारे स्टेक होल्डर्स का उधर नहीं रहेगा तो ये ट्रांजिशन मुश्किल है। तो हाइब्रिड को तो बिल्कुल मैं फ्यूचर नहीं समझता हूं, क्योंकि ये तो 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी लीप फ्रॉग कर चुकी है एक नई तकनीक की तरफ जो इलेक्ट्रिक है। तो कंट्री रिग्रेस क्यों होगी एक 20 साल पुरानी तकनीक की तरफ? तो मैं तो बिल्कुल उसको अल्टरनेटिव नहीं सोचता हूं।